अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ओएस के सेकंड वीक के लेक्चर्स के साथ में मैं आपके साथ हूँ जी। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है वो भी आपने मुझे इसी ईमेल पे ही ईमेल करना है। आज हम बात करेंगे ओएस के स्ट्रक्चर पे, और ये हमारे सेकंड वीक के लेक्चर्स होंगे। ठीक है जी। पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फिर हमने मुख्तलिफ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स की बात की थी, और एंड में हमने ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ओएस की बात की थी। आज हम थोड़ा सा डीप जाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ओएस कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमने ओएस की इंटरफेस की बात करनी है। सिस्टम कॉल्स कैसे इन्वोक होती हैं। हम एक सी प्लस प्लस की एक सी या सी प्लस प्लस की हम एक एग्जांपल लेंगे। आप उससे काफ़ी अच्छे से फेमिलियर हैं, और आपको सिस्टम कॉल्स उस एक सी की एग्जांपल से समझना आसान होगा। फिर हम बात करेंगे सिस्टम कॉल्स की, सिस्टम प्रोग्राम्स की। फिर हम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ओएस डिज़ाइन कैसे किया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। फिर हम ओएस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डीबगिंग की बात करेंगे, जनरेशंस की, और फिर एंड में हम बात करेंगे सिस्टम बूट की। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा, टुडे वी विल डिस्क्राइब द सर्विसेज दैट एन ओएस प्रोवाइड टू इट्स यूजर्स, प्रोसेसेस एंड अदर सिस्टम्स। जब हमने ओएस को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि ओएस सर्विसेज देता है अपने यूज़र को, तमाम प्रोसेसेस को और दूसरे प्रोग्राम्स को। तो इसलिए हमने उन सर्विसेज को आज हमने देख रहे हैं जो ओएस इन तीन ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करेंगे वेरियस वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, डिज़ाइन कैसे किया जाता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है कोई भी ओएस को। ठीक है। फिर हम बात करेंगे ओएस की जो इंस्टॉल्ड कस्टमाइजेशन और उसका बोर्ड कैसे हो। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। ओएस की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कि आपके हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है, ताकि उस कंप्यूटर के यूज़र उसे यूज़ कर सके, और जो वो एप्लीकेशन परफॉर्म करना चाहता है उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और प्रोग्राम कोई दूसरे प्रोग्राम को इनिशिएट करता है, इन्वोक करता है, तो उसे भी सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है जी। तो उस लिहाज से आज हम इसे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओएस operating system provide an environment for execution of program and services to programs and users। सेम वही की वही बात है जो हमने अभी की। वन सेट ऑफ OS सर्विस प्रोवाइड फंक्शन। कौन कौन सी हमें सर्विसेज देता है जो कि यूज़र के लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहली चीज़ यूज़र का इंटरफेस। यूज़र को एक इंटरफेस देना ताकि यूज़र उससे इंटरेक्ट कर सके और अपनी कमांड कंप्यूटर तक पहुंचा सके, यानी कि प्रोसेसर तक पहुंचा सके, ताकि प्रोसेसर उन्हें एग्जीक्यूट करे। ऑलमोस्ट ऑल ओएस प्रोवाइड्स यूआईज। हम उन्हें यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। हम कॉमनली करते यूज़ GUIs करते हैं जी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CLI या कमांड लाइन्स होते हैं। ठीक है। और हमने बैच और हमारे पास बैच भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यूज़र ने कोई काम अगर प्रोसेसर को भेजना है, वो एज अ प्रोग्राम, एज अ जॉब चाहता है। ठीक है। तो उस जॉब को या उस प्रोग्राम को लोड करना ताकि वो रन हो सके, उसे
एग्जीक्यूट हो सके। एग्जीक्यूशन के दौरान अगर इनपुट आउटपुट बाउंड आता है तो उन्हें देख सके इस प्रोग्राम को सस्पेंड करते हुए, और इस प्रोग्राम को नॉर्मली या इबनॉर्मली ख़त्म करना या टर्मिनेट करना, ठीक है, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, हमारी या हमारे प्रोग्राम की करंट एग्जीक्यूशन पे, ठीक है जी, या हमारे सिस्टम के ऊपर भी करता है डिपेंड कि उस वक्त सिस्टम की कंडीशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा ओएस ऑपरेशंस। ओएस रनिंग प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट। अगर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तो उस वक्त उसे इनपुट आउटपुट की कोई डिवाइस ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि उसमें आपका इनपुट आउटपुट बाउंड हो। एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि आपने C++ का एक कोड लिखा हुआ है और उसमें आपने दो वेरिएबल्स लिए N1 और N2, और ये दोनों के दोनों नंबर आप यूज़र से गेट कर रहे हो। जैसे ही आपने Cin की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो जॉब है या आपका प्रोग्राम है वो रनिंग से सीधा इनपुट आउटपुट बाउंड पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई ना कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। हम जब किसी भी प्रोसेस की जब स्टेट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको ये डिटेल्स के साथ समझ आ जाएगा। वन सेट ऑफ ओएस सर्विसेज प्रोवाइड फंक्शंस दैट आर यूजफुल टू द यूजर्स। उनमें क्या क्या है? इस फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। एक यूज़र जब भी किसी न किसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस में क्या होता है कि एक प्रोग्राम ने आपने कोई डाटा रीड करना है, कोई डाटा उसने राइट करना है किसी फाइल पर या किसी डायरेक्टरी पर, उसने कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, कोई फाइल सर्च करनी है, ठीक है, या उनकी कोई लिस्ट बनानी है। उन फाइल्स की परमिशन क्या है, क्या आप उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, या आपने राइट सेट करने हैं कि ये सिर्फ ओपन हो सके या ओपन ना हो सके, सिर्फ रीड हो सके या राइट हो सके या ना हो सके, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सेकंड है आपकी कम्युनिकेशन। आजकल मल्टीमीडिया का दौर है और आपके प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर सकता है वाया एनी मीडियम, ठीक है। प्रोसेसेस में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द सेम कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। सेम बात, कम्युनिकेशन कैन बी मे बी वाया शेयर्ड मेमोरी और थ्रू मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग को हम प्रोसेसेस की जब कम्युनिकेशन देखेंगे फिर देखेंगे कि कैसे होती है वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन और पाइप्स वगैरह, ठीक है। लेकिन ओएस का काम है कि कम्युनिकेशन को परफॉर्म करे बाय यूजिंग डाटा बसेस, ठीक है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन। ओएस नीड्स टू बी कंसिस्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स। आपके ओएस को हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी किसी वक्त कोई भी एरर आ सकता है। मैनी अकर्स इन द CPU कभी भी आपका क्रैश कर जाता है, आपका मेमोरी, आपके ओएस डिवाइसेस, और कभी कभी आपके यूज़र प्रोग्राम क्रैश कर जाते हैं। वैसे आजकल के ओएस काफ़ी सिक्योर है, तो ऐसे काफ़ी मैकेनिज़्म आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये एरर्स ना आए, लेकिन फिर भी ये एरर्स किसी न किसी सूरत में किसी न किसी को पेश आते हैं। For each types of error, OS should take the appropriate action to ensure correct and consistent computing. अगर इन किस्म का कोई भी एरर आ जाता है तो OS की ये जिम्मेदारी है कि पहले उन्हें आइडेंटिफाई करे और उन्हें रिमूव करे और उस सिचुएशन को अच्छे से टैकल करे, ताकि यूज़र जो उस सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है उससे कोई एम्बिग्विटी फील ना हो या वो इनकन्वीनियंट उसके लिए ना हो और हमारा कंप्यूटर कंसिस्टेंटली काम करता रहे, ठीक है जी। डीबगिंग फैसिलिटी कैन greatly enhance the user
and programmer ability to efficiently use the system. डीबगिंग ही वो फैसिलिटी है जो आपके ओएस की जो एफिशिएंसी है वो उसे इंक्रीज कर. Another set of OS function exists for ensuring the efficiency of the system via resource sharing. रिसोर्स शेयरिंग ही आपका वो वाहिद ज़रिया है जिससे आपका सिस्टम स्मूथली काम करता है और एफिशिएंटली काम करता है. ठीक है, और ये नॉन स्टॉप काम भी कर सकता है. पहले हम उससे पढ़ लेते थे क्या होता है व्हेन मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल जॉब्स रनिंग कंकरेंटली. लेकिन जब हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग या मल्टीपल प्रोसेसिंग की बात करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस सेम वक्त में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो आपको रिसोर्सेज को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, हम इसकी एग्जांपल पहले ले चुके हैं. ठीक है जी. मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सीपीयू साइकिल, मेमोरी, फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट एंड ईटीसी. मिसाल के तौर पर कभी आप बैंक गए हो और बैंक में जाके आपने एक चेक कैश कराना हो तो जो आपके बैंक्स है वहाँ पे आपको एक टोकन दिया जाता है. आप उस टोकन आपको दे के आपसे चेक ले लिया जाता है और चेक प्रोसेस में लग जाता है. जब आपका चेक कैश होने के करीब हो जाता है तो फिर आपको कैशियर के पास जाना होता है. कैशियर आपसे वही टोकन फिर से लेके, ठीक है जी, और आपको कैश देता है. वो टोकन फिर से किसी और यूज़र को जो बैंक में आता है उसे दे दिया जाता है. ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप रिसोर्स शेयरिंग के तौर पे ले सकते हैं. ठीक है जी. अकाउंटिंग, to keep track of which users uses how much and what kind of computer resources. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर प्रोग्राम का ट्रैक रखें कि उसने कौन कौन से रिसोर्सेज कितनी कितनी देर के लिए होल्ड किए हैं. मिसाल के तौर पर आपके पास एक जॉब आई है और उसने आपकी रैम 90% कंज्यूम कर लिया. ठीक है, जॉब है आपकी J1. अब J1 आपके 5 मिनट तक, फर्ज कर लेते हैं अगर 5 मिनट तक J1 एक जॉब आपका 90% ऑफ रैम होल्ड करके बैठ जाएगा तो सिस्टम की जो थ्रूपुट होगी वो 0 हो जाएगी. हो सकती है या आपका सिस्टम डेडलॉक की तरफ जा सकता है क्योंकि इस J1 के अलावा हमारे पास एक पूरा क्यू है जिसमें जॉब्स मौजूद हैं. ठीक है, तो 5 मिनट तक अगर आपका एक प्रोसेस रैम को होल्ड करके रखता है तो बकिया सिस्टम रिस्क पे होता है. ठीक है, तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना है और हमने उसे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. ये एक ही टर्म की एक लिंक्ड है आपस में. द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मल्टी यूजर और नेटवर्क्ड कंप्यूटर सिस्टम मैनी वांट टू कंट्रोल यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेज शेयर होने चाहिए, ETC. इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप लोग भी LMS करते हैं यूज़, हम लोग भी करते हैं. आप लोग सिर्फ व्यू कर सकते हैं कि आपकी क्लासेस कब हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उसका मटेरियल क्या है और लेक्चर मटेरियल वीडियोस कहाँ पे हैं. लेकिन हम लोग उनमें मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं. तो आपके एक ही डाटा के मुख्तलिफ व्यूज़ आ गए. ठीक है जी. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की. प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट ऑल एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड. मैंने अभी बात की थी अगर रैम आपकी एक प्रोसेस को ही दे दी जाए सारी की सारी तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ की तरफ जा सकता है, तो उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. सिक्योरिटी क्या है? ऑन द अदर हैंड, सिक्योरिटी ऑफ अ
system from outside required user authentication extend to defining external input output devices for individual access and attempts on। बात है। चले जी, अब OS की जो सर्विसेज है, ठीक है, और उनके इंटरफेस को हम एक डायग्राम के साथ देख लेते हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस की थी। अब हमारा यूजर और यूजर प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोवाइड शुदा इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है। वो इंटरफेस GUI भी हो सकता है, बैश भी हो सकता है, और कमांड लाइन या आपका डॉस बेस भी हो सकता है। ठीक है, ये तमाम की तमाम इंटरफेसेस आपकी सिस्टम कॉल्स को जनरेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, इन्वोक करते हैं। ठीक है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ सर्विसेज ली जा सके। वो सर्विसेज क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, उसमें भी हमने 4-5 चीजें देखी थी। फिर फाइल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, और लास्ट में सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा भी OS बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये 8 मेन है। ठीक है, ये तमाम की तमाम आपकी OS का हिस्सा होती हैं जो कि आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये डायग्राम हमने लास्ट चैप्टर में भी देखी थी, और आज जब इसे हमने देखा तो हमने इसे काफ़ी डिटेल के साथ हमें और भी समझ आ गई है। यूजर इंटरफेसेस, अब हम इन इंटरफेसेस की बात कर लेते हैं जो 3 आए हैं। ये लाइन कमांड लाइन इंटरफेस allow direct command entry, sometime implemented in kernel, sometime by system program। आपके जो कर्नल होते हैं, कर्नल की जो कमांड्स होती हैं वो यूजुअली आपकी कमांड लाइन पे होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे आप यूज़र भी खुद से इन्वोक हो जाता है। ठीक है जी, सम टाइम मल्टीपल फ्लेवर इंप्लीमेंट शेल, आप यानी कि दोनों का मिक्सचर शेल भी कर सकते हैं यूज़। लाइक अगर आप लिनक्स अगर आपने किया है यूज़ तो आपको शेल्स का काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा। प्राइमरी फैचेस अ कमांड फ्रॉम ए यूज़र एंड एग्जीक्यूटेड, इसका सिंपल तरीन काम ये है, जो कमांड उस कमांड लाइन में एंटर की जाती है यूज़र की तरफ से, ये उसे फैच करती है, आइडेंटिफाई करती है और उससे एग्जीक्यूट करती है, बस। और इसका कोई काम नहीं होता। सम टाइम कमांड्स बिल्ट इन, सम टाइम जस्ट नेम ऑफ दैट प्रोग्राम। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एक कमांड जो होती है वो एक पैकेज को एक्सेस करती है, उस पैकेज में बहुत सारी कमांड्स मौजूद होती है और जो कि रन होती है। नेक्स्ट है जी GUI, आप सब इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। आप लोगों ने iOS यूज़ किया होगा, आपने Android OS यूज़ किया है, आपने Windows OS भी किया है यूज़, और आप लोगों ने लैब में लिनक्स मिंट भी किया है यूज़। तो यूज़र फ्रेंडली जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसे GUI या GUI बोलते हैं। ठीक है जी, यूजली माउस कीबोर्ड एंड मॉनिटर उसमें होते हैं यूज। आइकन रिप्रेजेंट प्रोग्राम फाइल्स एक्शन etc, वेरियस माउस बटन्स ओवर ऑब्जेक्ट इन द इंटरफेस कॉज वेरियस एक्शंस, provide information, options, execution functions, open directory known as folder etc। आपका माउस आपकी ये तमाम चीज़ें करता है, फाइल को एक्सेस करना, उसे खोलना, बंद करना, उसके ऑप्शंस को ढूंढना और उसकी प्रॉपर्टीज को देखना। Vertex add the Xerox EARCs। Many systems are both CLI and GUI interface, बहुत सारे होते हैं ऐसे। Microsoft Windows is GUI with command line shell, उसमें आप DOS करते हैं यूज। Apple Mac OS X is Aqua GUI and Unix kernel underneath a shell available। एक चीज़ आपको बताया जाऊँ कि शेल यूनिक्स का कर्नल ही आपके मैक OS के लिए यूज़ हुआ होगा। यूनिक्स एंड लिनक्स हैव CLI with
ऑप्शनल GUI इंटरफेसेस, और लिनक्स में या यूनिक्स में आपके पास GUI की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, CDE, KDE और GNOME। आप इन्हें खुद से एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इस डायग्राम पे वापस आता हूँ और हम अब, हाँ जी, हमने इनकी बात कर ली, इंटरफेसेस की। अब इंटरफेसेस का कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होता है सिस्टम कॉल के साथ। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम कॉल की। सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल, it refers to programming interface to services provided by OS। आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग आपके OS से किसी न किसी सर्विस के साथ इंटरेक्ट करें। टिपिकली जो आपकी जो ये सिस्टम कॉल्स होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस C या C++ में लिखी जाती हैं। ठीक है, आजकल वैसे वो दो में लिखी जा रही है। मोस्ट एक्सेस्ड बाय प्रोग्रामर्स बाय हाई लेवल लैंग्वेजेस, और APIs हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ उसे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। आपकी जो APIs होती हैं ये आपको तीन किस्म की APIs आपको मिलेगी। विंडोज 32 बिट APIs, जिसे हम Win32 भी बोलते हैं। POSIX APIs और POSIX बेस्ड APIs, जो कि POSIX बेस्ड सिस्टम के लिए होती हैं, जिनमें आपका यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, iOS होते हैं। नेक्स्ट है जी आपकी जावा API, जो कि स्पेशली होती है आपकी जावा वर्चुअल मशीन की। यहाँ पे एक चीज गौर करने की है जी, सिस्टम कॉल नेम्स एंड थ्रूपुट दैट टेक्स्ट आर जनरेट, की उनका जो टेक्स्ट होता है उनका नाम होता है वो जनरेट होता है। ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जी कि आपकी सिस्टम कॉल्स यूज कैसे होती है। आपका सोर्स फाइल होता है और आपकी डेस्टिनेशन फाइल है, उसमें आपकी सिस्टम कॉल कोई कॉल हो सकती है। ठीक है, वो आपकी कोई फाइल का नाम गेट कर सकती है, कुछ चीज़ लिख सकती है स्क्रीन पे, कुछ चीज़ यूज़र से गेट कर सकती है, सो ऑन सो फोर्थ। ये आपका जो आपने C++ में जो भी काम किए हैं सारे के सारे आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर ले। सारी की सारी आपको सर्विसेज आपको सिस्टम कॉल्स की वजह से ही प्रोवाइड की जाती है बाय यूजिंग IOStream या stdio.h। सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? टिपिकली अ नंबर एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल। जब भी कोई सिस्टम कॉल को इन्वोक किया जाता है या कॉल किया जाता है, उसके साथ उसका कोई ना कोई ID होता है या नंबर होता है। ठीक है, सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन अ टेबल इंडेक्सेस अकॉर्डिंग टू दीज नंबर और IDs। ठीक है जी, द सिस्टम कॉल इंटरफेस इन्वोक द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन OS कर्नल एंड रिटर्न द स्टेटस ऑफ द system call and their return value. The caller need knowing nothing about the system call and how it is implemented. Just need to obey API and understand what OS will do as a result. इससे समझने के लिए आपको सिंपल सी एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। यूजर की एप्लीकेशन जब भी कोई फाइल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी और फंक्शन ओपन करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम कॉल को इन्वोक करना पड़ेगा। ठीक है, उस सिस्टम कॉल का कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, वो नंबर, अच्छा अब आप यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हुए विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल। ठीक है, वहां पे बहुत सारी सिस्टम कॉल्स मौजूद होंगी, लेकिन आपने क्योंकि आई को इन्वोक किया है तो आपको सिर्फ ith सिस्टम कॉल ही मिलेगी, जिसका काम है ऑफ ओपन सिस्टम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो उसका काम होगा। ठीक है,
जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर आप सिस्टम कॉल की तरफ आएंगे, जो उसे दोबारा आपकी यूज़र एप्लीकेशन जो है आपकी, वहाँ आपको जो कंट्रोल है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये एक सिस्टम कॉल को समझने का सबसे आसान तरीका। ठीक है जी, कि आपकी सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कैसे होती है। हम इसे देखें कि आपका ये C++ का प्रोग्राम है और यहाँ आपने किया हुआ है सी आउट। ठीक है, सी आउट से आपको एक सिस्टम कॉल चाहिए ताकि आप कोई चीज़ कंसोल पे प्रिंट करवा सके। तो आप कर्नल मोड पे आए, उस सी आउट का कोई ना कोई आईडी होगा, उस आईडी के अगेंस्ट जो भी ओएस की सर्विसेज चाहिए होंगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी और प्रोसेसर उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी कंसोल पे वो सी आउट प्रिंट हो जाएगा, जो भी आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते होंगे। फिर हम इस सिस्टम कॉल के इंटरफेस से शिफ्ट होके नेक्स्ट कमांड पे आ जाएंगे, जो कि सी आउट के बाद होगी। ठीक है जी, सिस्टम कॉल पैरामीटर पासिंग, ये क्या चीज़ है जी? ऑफन मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड देन सिंपली आइडेंटिटी ऑफ डिजायर सिस्टम कॉल। कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है, जब आप कोई सिस्टम कॉल करते हैं या उसे आप एक्सेस करते हैं, तो सिर्फ उसका आइडेंटिटी या आईडी ज़रूरत नहीं होती, हमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी अकॉर्डिंग टू ओएस, और इनकी जो तादाद होती है वो ओएस और कॉल की नेचर पे डिपेंड करती है कि उससे क्या चाहिए, उसे मेमोरी चाहिए नहीं चाहिए, सो जर्नल मेथड्स यूज टू पास पैरामीटर टू ओएस। सिस्टम कॉल्स को कॉल करते हुए 3 किस्म के मेथड्स को यूज किया जाता है। सिंपलेस्ट में क्या होता है कि आप उस पैरामीटर को रजिस्टर की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, और कभी कभी और अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग या कंकरेंट प्रोसेसिंग की बात करें, तो हम एक वक्त में एक से ज़्यादा पैरामीटर भी रजिस्टर को भेज सकते हैं। सेकंड, आपके जो पैरामीटर होते हैं वो हम स्टैक या ब्लॉक में स्टोर करते हैं या किसी टेबल में जो कि मेमोरी में मौजूद होता है। हम इसे जब देखेंगे तो हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी चैप्टर में देखेंगे, और हम इसे नाम देंगे पीसीबी का। एंड एड्रेस ऑफ ब्लॉक पासेस एज अ पैरामीटर इन आर रजिस्टर, और फिर ये सारा का सारा डेटा एज अ रेफरेंस के तौर पे हम फिर से रजिस्टर को भेज देते हैं। दिस अप्रोच इज टेकन बाय लिनक्स एंड सोलारिस कहते हैं। पैरामीटर पास्ड, थर्ड है जी, पैरामीटर प्लेस्ड और पुश्ड इनटू द स्टैक बाय द प्रोग्राम एंड पॉप्ड आफ्टर द स्टैक्स बाय ओएस। ठीक है, पुश एंड पॉप हमें स्टैक का आइडिया है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट बेस है, लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है जी, अब पैरामीटर पासिंग एक टेबल के लिहाज से हम देख लेते हैं। हमारा एक यूजर प्रोग्राम है जी, ठीक है, और हमने पैरामीटर पास करना है x, तो हमें सबसे पहले उसे लोड करना पड़ेगा x को इसमें रजिस्टर में। उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शनैलिटी मौजूद होगी सिस्टम कॉल की। ठीक है, और सिस्टम कॉल का नंबर गया डायरेक्ट एज अ पैरामीटर। ठीक है, और ये आपका एग्जीक्यूट। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स। अब सिस्टम कॉल्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, ऐसी सर्विसेज जो आपके प्रोसेस या प्रोसेसेस से रिलेटेड है, उन्हें प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है कि प्रोसेस क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, एंड करना, अबॉर्ट करना, टर्मिनेट करना, लोड करना, एग्जीक्यूट करना,
सिंपल है, ठीक है। आपकी प्रोसेस की मुख्तलिफ स्टेट हो सकती है, न्यू, रनिंग, वेटिंग, ठीक है, और रेडी और एंड या टर्मिनेट, ठीक है। आपका हर प्रोसेस एक क्यू से गुजरते हुए आपकी न्यू स्टेट पे आता है। न्यू स्टेट के बाद रेडी, रेडी से रनिंग, रनिंग से वेटिंग, वेटिंग से फिर से रेडी, फिर से रनिंग और फिर एंड की तरफ जाते हैं। ये डायग्राम ज़रा साफ नहीं बनी, लेकिन ये डायग्राम मैं आपको क्लास में भी एक दफ़ा करवा चुका हूँ और हमने इसे डिस्क्रीट में भी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है जी फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हमें कौन कौन सी सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है कि फ़ाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन क्लोज करना, रीड राइट कि आपने उसमें रिस्ट्रिक्शन को करना है, गेट एंड सेंड फाइल एंड एट्रीब्यूट्स एंड सो ऑन। फिर है जी डिवाइस, सेम है, डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करना, डिवाइस को रिलीज करना, रीड राइट की उसमें रीपोजिशन या उसके राइट्स लेना, गेट इट्स एट्रीब्यूट, सेट इट्स एट्रीब्यूट, लॉजिकली अटैच्ड और डी अटैच्ड डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, गेट टाइम और डेट, सेट टाइम, etc। कम्युनिकेशन के आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, डिलीट की, ठीक है। सेंड रिसीव मैसेजेस और पैकेजेस, इफ मैसेज पासिंग मॉडल टू होस्ट नेम और प्रोसेस नेम, क्लाइंट सर्वर, शेयर्ड मेमोरी, ट्रांसफर स्टेटस इंफॉर्मेशन, अटैच एंड डिलीट, रिमोट डिवाइसेस। नेक्स्ट है जी आपने सिस्टम कॉल को प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कंट्रोल जो है ना उसके राइट को मेंटेन करना, गेट एंड सेट परमिशन, अलाउ एंड डिनाई यूजर एक्सेस। अब एक C++ की एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम सिस्टम कॉल कैसे करते हैं। आपको ये वाला कोड तो पता होगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग या इंक्लूड stdio, ये वैसे C में है, C++ नहीं है। C में हम प्रिंट f करते हैं यूज़ और हम C++ में सी आउट करते हैं यूज़, ठीक है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो यूज़र मोड में आपने कोड लिखा, जैसे ही प्रिंट f आया तो आपको C++ की लाइब्रेरी यानी कि stdio को यूज़ करना पड़ा। stdio क्या करता है कि आपके OS को रिक्वेस्ट करता है एक सिस्टम कॉल के थ्रू, ठीक है। और आपका प्रोसेसर इस पॉइंट पे आके आपके आपका यूज़र मोड से कर्नल मोड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और सिस्टम कॉल राइट का फंक्शन या प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए आपके कंसोल पे ये ग्रीटिंग का मैसेज जो आपने टेक्स्ट के तौर पे लिखा हुआ है ये वहाँ पे प्रिंट हो जाता है, और कंट्रोल फिर से लाइब्रेरी में या आपकी सिस्टम कॉल पे, और फिर वो आपके इस प्रोग्राम के इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। आपको ये जो डायग्राम है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। MS DOS की एग्जीक्यूशन क्या होगी कि आपके पास कर्नल है, कमांड इंटरप्रेटर का जो एरिया वो है, और फ्री मेमोरी पड़ी हुई है, और आपका प्रोसेस जो है वो इसी फ्री मेमोरी में ही लोड होता है, ठीक है। क्योंकि सिंगल टास्किंग है, शेल इनवोक व्हेन सिस्टम बूट्स, जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है आपका शेल जो है वो इनवोक हो जाता है। सिंपल मेथड टू रन प्रोग्राम, आपने यहाँ पे सिंपल जो आपका CLI होता है वहाँ पे आके आपने सिर्फ कमांड एंटर करनी है और आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लोड प्रोग्राम इनटू द मेमोरी, आप ये आपका प्रोसेस आपके मेमोरी में लोड किया जाता है। अगर वहाँ पे कर्नल के अलावा कोई और चीज़ है तो वो रिप्लेस कर दी जाती है।
FreeBSD या आपके लिनक्स यूनिक्स जो आपके ओएस हैं वो कैसे करते हैं, वहाँ पे आप मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, वहाँ पे मल्टी टास्किंग भी होती है, जहाँ पे यूज़र लॉगिन होता है, उसके बाद उसकी पसंद का शेल एग्जीक्यूट होता है जी। शेल फोर्क एक ऐसी सिस्टम कॉल है जो आपके प्रोसेसेस को स्टार्ट करती है। सिस्टम कॉल एक ऐसी है जो कि आपके प्रोसेसेस को क्रिएट करती है, ठीक है। एग्जीक्यूट एक्जीसी टू लोड प्रोग्राम इनटू द प्रोसेस एंड सो, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्नल प्रोसेस है, फिर इंटरप्ट प्रोसेस पे फ्री मेमोरी है, ठीक है जी। उसके बाद है जी आपके सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम programs provides a convenient environment for program development and execution. They are divided into following. System programs क्या होते हैं? जो कि यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें कन्वीनियंट तरीके से अंजाम देने के लिए मददगार होते हैं। उनमें क्या क्या होता है? फाइल मैनिपुलेशन, स्टेटस इंफॉर्मेशन, programming language support, program loading and execution, communication background services and application program। ये तकरीबन वही सर्विसेज हैं जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो हम इसे फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। सिस्टम program provide a convenient environment for program development and execution। आप अगर C++ का कोई कोड लिखना चाहते हैं तो आप जस्ट devc का आईडी इंस्टॉल करते हैं और उस वहाँ पे आप कोड लिख के उसे रन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये OS की सर्विसेज ही हैं जो आपको इस काबिल करती हैं। Some of them are simply user interface to system calls, other are considerably more complex। अगर आप कोड ब्लॉक्स अगर आपने यूज़ किया है तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है आपके devc से, ठीक है। तो अगर आप उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल क्रिएट, कॉपी, डिलीट, इनपुट, प्रिंट, डंप मैनिपुलेट कर सकते हैं, और आपके फाइल्स या डायरेक्टरीज एक ही चीज़ हो सकती है। स्टेटस इंफॉर्मेशन से क्या कंसर्न है जी? सम टास्क सम आस्क दिस सिस्टम फॉर द इन्फो लाइक टाइम, डेट, अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल, द स्पेस, नंबर ऑफ यूजर्स, उसकी लॉगिंग, डीलॉगिंग, एरर्स, डीबगिंग एंड सो फोर्थ। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो पीसीबी में रखा जाता है, जो कि होता है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटाबेस से एक्सेस करके यूज़र को दिखाया जा सकता है। टिपिकली दीज प्रोग्राम्स फॉर्मेट एंड प्रिंट द आउटपुट ऑफ द टर्मिनल और अदर output devices। some system implements a registry। कुछ आपके प्रोसेसेस कुछ रजिस्ट्रीज को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैं आपको लैब में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। यूज ऑफ स्टोर्स एंड रिट्रीव कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। फाइल मॉडिफिकेशन में क्या है जी? आपका टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो यूज़ होता है ताकि कोई फाइल क्रिएट किया जा सके या एग्जिस्टिंग फाइल को मॉडिफाई एक्सपेंड किया जा सके, या उसमें से किसी डाटा को डिलीट किया जा सके। स्पेशल कमांड्स टू सर्च कंटेंट्स टू फाइल्स टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट। मुख्तलिफ इस किस्म की और सर्विसेज यूज़ की जा सकती हैं ताकि आप उसमें कोई चीज़ सर्च करके उसे आप डिलीट या उसमें आप कुछ चेंजिंग कर सकें। प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट हम पहले भी बात कर चुके हुए कि आपके जो devc का आईडी होता है उसे OSC करता है सपोर्ट। उसके लिए कंपाइलर भी है, तो वो कंपाइलर ने भी आपकी OS की ही सर्विसेज करनी है यूज़। कंपाइलर, assembler, debugger and interpreter are sometimes
provided by the programming language port which is a part of OS. Next है जी program load and execution. Absolute loads, relocatable loads, linkage editor and overloads, debugging system for high level machine learning. हाई लेवल मशीन लर्निंग आपके प्रोग्राम को लोड करना और एग्जीक्यूट करना, ये भी ओएस की काम है। आपका कोई भी प्रोग्राम है, अगर आप उसे आप उसे किसी आईडी में लिख रहे हैं तो वो उसका सबसेट होगा, लेकिन अगर आप उसकी एग्जी बना लेते हैं तो वो एक आपका फुल फ्लेज आपका एक प्रोसेस होगा जो कि अलग से डील किया जाएगा। कम्युनिकेशन provide the mechanism for creating a virtual connection among processes, user and even computers. This system that allow user to send messages to one screen, web browser, page, email, chat, relay chats to another user or a machine or a process. ठीक है जी। बैकग्राउंड सर्विस वो सर्विसेज जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन बैकएंड में वो तमाम सर्विसेज आपकी यूज़ हो रही होती है ताकि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। मिसाल के तौर पर लॉन्च एट बूट स्क्रीन, बूट टाइम, सम ऑफ सिस्टम स्टार्टअप, व्हेन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटेड व्हेन द सिस्टम बूट और शट डाउन। Provide facilities like disk checking, process scheduling, error logging, printing, and etc. Run in user context, not kernel context, known as services, subsystem और daemons. ठीक है, daemons कभी कभी आपके फायदे में भी होते हैं और बहुत सारे जो थर्ड पार्टी डीमंस हैं वो आपके ओएस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम don't affect the system run by the user, not typically considered part of OS, launched by command line or a mouse click or a finger poke. ठीक है, अभी तक हमने OS की सर्विसेज, इंटरफेसेस, सिस्टम कॉल्स, टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स, फिर हमने सिस्टम प्रोग्राम्स की बात करनी। आगे हम कुछ और पढ़ते हैं। थैंक यू।